अपराध की परिभाषा देते हुए अपराध एवं दुष्कृति के अंतर को स्पष्ट कीजिए। अपराध और नैतिकता में क्या संबंध है और अपराध के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो इसमें हमने अपराध की परिभाषा अभी तक देख ली है ना। अपराध की परिभाषा हमने किस किस के माध्यम से देखी थी? पैटर्न, स्टीफन कैनी, प्रोफेसर सदरलैंड, डोलांड, टेफ्ट, हेल्सबरी, लैंडिस, मिलर और ब्लैकस्टोन की परिभाषा हमने देखी है। इसमें हमने कल देखा था क्राइम और टॉर्ट में अंतर। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन क्राइम एंड मोरलिटी। अपराध और नैतिकता में क्या संबंध है? अपराध अपराध है, नैतिकता नैतिकता है, और संबंध ये है कि नैतिकता बड़ी है, अपराध छोटा है। मतलब ये कह सकते हैं कि अब नैतिकता के क्राइटेरिया के अंतर्गत जिन बातों को हमने अपराध की श्रेणी में रखा है वो अपराध है, बाकी सब नैतिकता है। तो वो कहते हैं बाई बुक है ना। फिर हम कहेंगे अपराध एक ऐसा कृत्य है जो दंड विधि के अंतर्गत दंडनीय होता है और प्रत्येक अपराध अनैतिक कृत्य होता है। ये हमने कल भी बताया था मैंने शायद तुम्हें कि प्रत्येक अपराध अनैतिक कृत्य तो होता ही है। क्या है? प्रत्येक अपराध अनैतिक कृत्य तो होगा ही। आवश्यक नहीं है कि हर अनैतिक कृत्य अपराध की श्रेणी में आए। तो बड़ा क्या हो गया? नैतिकता। तो नैतिकता के क्राइटेरिया में से कुछ कुछ चुन पाए हैं हम, जिनको हम कहते हैं आईपीसी के अंतर्गत रखा है हमने, एनडीपीएस के अंतर्गत रखा है हमने, डिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंतर्गत रखा है, डॉवरी प्रोविजन एक्ट के अंतर्गत रखा है, करप्शन एक्ट के अंतर्गत रखा है। मतलब वो भी कम है। हजारों एक्ट होने के बाद भी अभी भी कुछ रह जाता है और बहुत कुछ रह जाता है जो नैतिकता का क्राइटेरिया है। हालांकि उसका क्राइटेरिया हम बढ़ाते जा रहे हैं, अपराध की श्रेणी में ला रहे हैं। पहले किसी को कोई घूर रहा है तो समस्या थी कि वो हम तो इसका ये कोई अपराध थोड़ी है, घूर रहा है तो घूर रहा है, लेकिन आप घूर भी नहीं सकते। आप घूरोगे तो आईपीसी में उसको 354 सेक्शन के अंतर्गत ला दिया गया है। घूरना, पीछा करना, ईमेल चेक करना किसी के, या किसी के व्हाट्सएप को फॉलो करना, या फेसबुक पे उसको फॉलो अप करना, ये सब अपराध की श्रेणी में लाए हैं। मैंने पिछली बार पढ़ा था। तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि नैतिकता का क्राइटेरिया जो है बहुत बड़ा है। उसमें से हम उनको जिनको हम टैकल कर सकते हैं या जो हमारे सामने आते जाते हैं अपराध की श्रेणी के रूप में, हम उसको अपराध की श्रेणी में, अपराध के रूप में आते जाते हैं तो हमको अपराध की श्रेणी में डाल देते हैं और उनको प्रेस्क्राइब कर देते हैं कि ये रूल्स ऑफ रेगुलेशन के अंतर्गत है और ये विधि द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है। अमेंडमेंट के द्वारा हम उसको जोड़ देते हैं या जरूरत पड़े तो हम अलग से पूरा एक्ट बना देते हैं। तो अपराध एक ऐसा कृत्य है जो दंड विधि के अंतर्गत कैसा होता है? दंडनीय होता है। और प्रत्येक अपराध अनैतिक कृत्य होता है, यह सत्य नहीं है। क्या कह रहे हैं वो? अपराध अनैतिक कृत्य होता है, यह सत्य नहीं है। दंड संहिता के अधीन दिए गए अपराध दंडनीय है। किसी कृत्य को अपराध माना जाए या नहीं, इस बारे में दंड संहिता में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। भाई वो सीधी बात मैंने कहा, उन अनैतिक कृत्यों में से किसी को ही चुन के हमने अपराध की श्रेणी में लाया है, और जब उनको अपराध की श्रेणी में ले आए और उनका वायलेशन हो रहा, उसके लिए दंड की व्यवस्था पहले से हमने निर्धारित कर दी है उस संहिता के अंतर्गत जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दंड संहिता है। अपराध और नैतिकता के संबंध में स्टीफेन महोदय का कहना है। स्टीफेन कौन है? अ जूरिस्ट, कि आपराधिक विधि और नैतिकता का संबंध सभी मामलों में एक समान नहीं है। दोनों एक से हो सकते हैं और आपराधिक विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अपराधी से घृणा करना नैतिक दृष्टि से उचित है। आपराधिक विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अपराधी से घृणा करना नैतिक दृष्टि से उचित है, और वह विधि इस भावना की पुष्टि व समर्थन अपराधी को दंडित करके व्यक्त करती है। मतलब ये स्टीफेन का कहना है, अपना कहना ये नहीं है, ये स्टीफेन का कहना है। स्टीफेन ऐसा कह रहे हैं कि अपराधी से घृणा करना नैतिक दृष्टि से उचित है। हालांकि उसके पीछे ये सोच रही होगी उनकी कि यदि अपराधी से घृणा करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं गिल्टी फील होगी, पश्चाताप होगा, और वो पश्चाताप की अग्नि में जल के कुंदन बन जाएगा। कुंदन मतलब सोना, और उसके जो अपशिष्ट पदार्थ है, मतलब जो अपराध के उसके कृत्य थे या जो अपराध की भावना उसके अंदर थी, वो धुल जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो वो शुद्धतम रूप में आ जाएगा। ऐसा उनका मानना था, इसलिए उन्होंने कहा कि अपराधी से घृणा की जाए। इसके दुष्परिणाम उसका अपोजिट भी हो सकता है कि भाई हम किसी से घृणा कर रहे हैं तो उसके अंदर और द्वेष की भावना आ सकती है कि बताओ मेरे साथ घृणा करते हैं, अब मैं बताता हूँ। तो इस आधार पर उनकी आलोचना की जा सकती है, और वह विधि इस भावना की पुष्टि व समर्थन अपराधी को दंडित करके व्यक्त करती है। मतलब वो कह रहे हैं कि हम अपराधी से घृणा करते हैं और इसका तात्पर्य ये हो गया कि उसको हम दंडित करके उस घृणा को व्यक्त कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि है क्या कि उसको दंडित इसलिए किया जा रहा है कि जो उसने अपराध किया उसके लिए दंडित किया गया है, लेकिन जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है उसको सुधार करने के लिए, उसको उस चीज से घृणा कराने के लिए, अपराधी को उस अपराध से घृणा कराने के लिए उसके अंदर वो भावना है कि वो उस अपराध से घृणा करे और धीरे धीरे शुद्धतम होता जाए और शुद्ध होकर वापस समाज की मुख्य धारा में आ जाए। तो स्टीफेन का कहना ये था। एक इसमें मामला है जिसको आप लिख लेंगे, अपने पेन को निकाल लें, ढक्कन को अलग कर दें और कॉपी पे लिखें।
आर के गर्ग बनाम भारत संघ, आर के गर्ग बनाम भारत संघ, आर के गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोष्टक में लिखेंगे 1982, बाहर लिखेंगे 123 ILR, ILR 239, फिर कोष्टक में लिखेंगे SC सुप्रीम कोर्ट। क्या लिखा, सबने लिख लिया? हाँ, इन ब्रैकेट 1982 को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे 123 123 ILR इंडियन लॉ रिपोर्टर 239 सुप्रीम कोर्ट। के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि नैतिकता की दृष्टि से कोई कानून वैध माने जाने योग्य नहीं था, फिर भी देश की आर्थिक और वित्तीय स्थिति और लोगों से काला धन निकलवाने के लिए विशेष धारक बॉन्ड उन्मुक्ति व छूट अधिनियम 1981 एकमात्र उपाय था, तो यह वैध है। क्या कह रहे हैं वो, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो हम समझाएंगे। के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि नैतिकता की दृष्टि से कोई कानून वैध माने जाने योग्य नहीं था, मतलब नैतिकता देखें, मोरलिटी की दृष्टि से भी देखें, तो वो कानून वैध नहीं है, तो देश की आर्थिक और वित्तीय स्थिति और लोगों से काला धन निकलवाने के लिए विशेष धारक बॉन्ड उन्मुक्ति व छूट अधिनियम 1981 एकमात्र उपाय था, तो यह वैध है। मतलब वो कहना चाह रहे हैं, भले ही नैतिकता की दृष्टि से वो कोई कानून उचित नहीं है, लेकिन देश की वित्तीय और आर्थिक स्थिति के हिसाब से देखा जाए, उनसे काला धन निकलवाना है, वो काला धन निकलवाने के लिए हमको ऐसा कानून बनाना पड़ा जो नैतिकता की दृष्टि से ठीक नहीं है, लेकिन देश हित में है और वो एकमात्र उपाय है। यदि ऐसा करना तो वो वैध है, वो लीगल होगा, वो सही है। ऐसा किसने कहा, उच्चतम न्यायालय ने। अब यदि कोई कृत्य दंड संहिता में परिभाषित नहीं है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा, भले ही वह अनैतिक हो, अनैतिक ही क्यों ना हो। जैसे गर्भपात कराना अनैतिक कृत्य होते हुए भी गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 के अंतर्गत वैध है। अब कितनी बढ़िया बात की हमने, देखो समझना ध्यान से इसको। जैसे गर्भपात कराना अनैतिक कृत्य होते हुए भी, अब आपको पता है हमने 312 से 317, 18, 19 तक इसको पढ़ा है। काय में पढ़ा है, आईपीसी में पिछली बार भी पढ़ा था कि गर्भपात किन परिस्थितियों में कराया जा सकता है और किन परिस्थितियों में वो दंडनीय होगा और किन परिस्थितियों में दंडनीय नहीं होगा। सिर्फ एक परिस्थिति है जिसमें महिला की जान बचानी है, उस दौरान में यदि ऐसा किया जाता है तो आवश्यक है, या अपने कोर्ट ने अनुमति दे दी है, ऐसी कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो कि अनैतिक कृत्य होते हुए भी जो गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम है उसके अंतर्गत यदि ऐसा कराया जाता है तो वहां जो प्रावधान दिए गए हैं वो प्रावधान उसको वैध बनाते हैं। क्यों वैध है, क्योंकि वो ऐसी कंडीशंस होंगी और उन कंडीशन को डिफाइन किया गया है, एक्ट के माध्यम से उसको प्रिस्क्राइब्ड करके पारित किया गया है, तो उसके अंतर्गत यदि किया जा रहा है तो वो लीगल है। सही बात है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अनैतिक होते हुए भी वो वैधानिक है क्योंकि वहां पे उस एक्ट के अंतर्गत उसको वैधानिक बनाया गया है। जैसा कि एग्जाम्पल देता हूं मैं, आपको पहले भी दिया था, अनैतिक अनैतिक, पिता बैठा है, बच्चा डूब गया, क्राइम किया है क्योंकि उसकी लायबिलिटी थी। कोई डूब रहा है, मैं बैठा हूं, अच्छा तैराक भी हूं, मैंने कोई क्राइम नहीं किया, लेकिन अनैतिक कृत्य तो किया ही है। मैं चाहता तो उसे बचा सकता था लेकिन नहीं बचाया, तो अपराध तो कुछ भी नहीं किया। अपराध के विभिन्न चरण आपको मैंने बताए थे, है ना, अपराध के विभिन्न चरण मैंने आपको बता ही दिए थे। इसको इसमें आप अपने मन से लिख लेंगे, फिर भी मुझे एक बार रिपीट करके बता दो अपराध किन चरणों में चलता है। वेरियस स्टेजेस ऑफ क्राइम, कैसे अपराध चलता है उसके चरण बताओ फटाफट, स्टेप्स। कोई भी अपराध के विभिन्न चरण मैं बता देता हूं आपको। अपराध जो है 4 चरणों में चलता है। अपराध जो है मानव द्वारा किया गया वह आचरण है जिसमें आपराधिक विधि का उल्लंघन होता है और राज्य ऐसे व्यक्ति को विधि के अनुसार दंड प्रदान करता है। अपराध किए जाने का आचरण अपराध का प्रमुख तत्व है। अपराधविदों ने अपराध के 4 चरण स्पष्ट किए हैं और वो 4 चरण कौन कौन से हैं अनुष्का? ठीक है, इंटेंशन हो गया, दूसरा प्रिपरेशन हो गया, तीसरा बिल्कुल सही, और चौथा या एग्जीक्यूशन ऑफ क्राइम या एक्ट का डन होना, है ना, कार्य का पूरा होना। बिल्कुल सही कहा। ये 4 चरण 4 स्टेप्स में अपना अपराध चलता है। सबसे पहले मन में आती है, आदमी के मन के अंदर चलता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा करना है तो अच्छे काम कहलाते हैं और बुरा सोचता है तो बुरे काम के रूप में आता है। जब हमको कोई अपराध करना है या अपराध के बारे में सोच रहे हैं, उसका रीजन कुछ भी हो, खाने को नहीं है, भूख प्यास से आदमी मर रहा है, या कोई उसके पास काम नहीं है, घर को कैसे चलाए, तो दिमाग में उसके आ रहा है कि भाई कोई काम नहीं मिल रहा है, अब क्या करें, क्यों ना हम लूट कर लें, क्यों ना बैंक रॉबरी कर लें, या
किसी बैंक के बाहर बैठ जाएं, वहां से कोई व्यक्ति पैसे निकाल के निकले तो उसको लूट ले, मार लें, घसोट लें, उसका पैसा छीन लें। एकांत में बैठ जाएं या कुछ भी करके वो मन में सोचता है कि क्या करना है, तो सबसे पहले उसके मन में इंटेंशन आएगा। इंटेंशन मतलब आशय, आशय मतलब हेतु। उसको वो लिखते हैं, अपराध के लिए यह आवश्यक है कि उसे करने वाले का स्पष्ट आशय हो। सामान्य के अनुसार, सामान्य कौन है? जुरिस्ट हैं। सामान्य के अनुसार जिस ध्येय या लक्ष्य को मन में रखकर कोई कार्य किया जाए तो उसे आशय कहते हैं, और अपराध के लिए आशय को दोषपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छा काम कर रहे हैं साहब, तो वहां इंटेंशन अच्छा हो गया। भाई कोई व्यक्ति सड़क पे रुका हुआ है और उसकी कार पंचर हो गई है, हम उसकी कार को पंचर में सुधरवाने में या टायर चेंज करवाने में मदद कर रहे हैं, इसमें तो आशय अच्छा है। लेकिन हमने पंचर इसलिए की है, वहां पे कीलें इसलिए बिछाई थी कि गाड़ी वहां रुके, और जैसे ही गाड़ी रुकेगी तो हम गाड़ी वालों को मारेंगे, पीटेंगे और उनके पैसे छीन लेंगे। तो यहाँ अपराध की भावना है, बुरा विचार है तो यहाँ अपराध हो रहा है। दूसरे में अच्छा विचार है, लोगों की मदद करने का विचार है, तो वहां अपराध की बात ही नहीं है। न्यायाधीश होम्स के अनुसार, कौन? न्यायाधीश होम्स के अनुसार आशय के लिए निम्नलिखित दो तत्व होने चाहिए। होम्स के अनुसार आशय के लिए निम्नलिखित दो तत्व होने चाहिए। नंबर 1, कार्य के परिणाम की पूर्व जानकारी हो, कि भाई जो मैं काम करने जा रहा हूं तो उसकी परिणाम की जानकारी पहले से ही रहती है। यदि मैं बैंक रॉबरी जाऊंगा करने तो यह अपराध है और उसके लिए दंड मिल सकता है, पकड़ा हो जाऊं भागते हुए, गोली भी चल सकती है मेरे ऊपर। दूसरा, उद्देश्य के लिए कार्य करते हुए परिणामों के लिए कामना जिनके अंतर्गत कार्य आता है। एक तो क्या कार्य करने वाले हैं और उसके परिणाम क्या होंगे हमें पहले से पता है, और दूसरा उस काम के पूरे होने की कामना मन में होना चाहिए कि यदि मैं ऐसा कर लूंगा तो मुझे कितना पैसा मिल जाएगा, या मैं उसको लूट लूंगा तो कितना बढ़िया हो जाएगा, वो सब मन में आ रहा है उसके। और जब ऐसे मन में आता है तो व्यक्ति मानसिक भावनाओं में खो के कल्पनाओं में चला जाता है। वो ये नहीं सोच पाता कि इसके परिणाम जो हैं वो सेकेंडरी हो जाते हैं, कि यदि इसके विपरीत हुआ, मैंने मारा किसी को, लूटा मैंने किसी को, बैंक लूटा, उसको बैंक लूटने के परिणाम में जो सजा है या जो डकैती की सजा मिलने वाली है या जो दंड मिलेगा वो तो दिखता है, पता है, लेकिन उसको वो सेकेंडरी कर देता है, उसका मस्तिष्क उसको छुपा देता है और दिखाता है बैंक के पैसे, ढेर सारे पैसों पे, पैसों के बिस्तर पे वो सोता हुआ, सारे ऐसो आराम उसके पास आ रहे हैं। वो भूल ही जाता है कि ये पैसे जो हैं यदि मिलेंगे तो उसके पीछे क्या क्या हो सकता है, वो सब भूल जाता है। तो वो इंटेंशन जो है मन में ऐसी कल्पनाएं ला देता है कि यदि ऐसा करूँ कितना मजा आएगा, कितना बढ़िया हो जाएगा, बिना काम करे लाखों करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, उसके बाद मैं धर्मात्मा बन जाऊंगा, साधु बन जाऊंगा, बढ़िया मकान बना लूंगा, बढ़िया कार होगी, सब उद्योग धंधे हो जाएंगे, मेरे पास कोई पैसा होगा। होम्स के अनुसार 2 पॉइंट होना चाहिए उसमें आगे लिखते हैं ये, आपराधिक मामलों में आशय को सिद्ध करने का भार साधारणतया अभियोजन पर होता है। अब इंपॉर्टेंट थिंग है, सामान्य थिंग क्या है कि जब मामला कोर्ट में चलेगा तो अभियोजन पक्ष जो है, अभियोजन कौन होता है बेटा? जो मामले को, जो मामला लेके आता है, जो कोर्ट में मामला लाया है वो अभियोजन है, और जिसके विरुद्ध लाए हैं वो कौन है? एक्यूज है। तो आपराधिक मामलों में आशय को सिद्ध करने का भार साधारणतया अभियोजन पर होता है। बस साधारणतया क्यों कहा? इन जनरल, मैंने सामान्य रूप से किसके पे होगा? अभियोजन पे होता है। और आशय की पूर्व धारणा कार्य या आचरण के युक्तियुक्त तथा संभावित परिणाम से स्थापित की जा सकती है। मतलब सीधी बात है, वो अभियोजन वाला बताएगा कि इनके मन में या इनने इंटेंशन बनाया, मुझसे पहले से दुश्मनी बना रखी थी, या राग द्वेष करते थे, मुझे गाली देते थे, मुझसे चिढ़ते थे, या मेरी संपत्ति पे इनकी नजर थी, मेरी पत्नी पे नजर थी, मेरी लड़की पे नजर थी, मेरे बच्चों पे नजर थी, या मेरी संपत्ति पे नजर थी, तो वो सब इंटेंशन में आ गया। इस आशय से इनने ऐसा किया है। जैसे अपराध के लिए अभियुक्त का उस कृत्य को करने का उद्देश्य या ध्येय, जो मोटिव है, भी होना चाहिए कि वो क्यों करना चाहता है ऐसा। और क्यों करना चाहता है? भाई इसलिए करना चाहता है कि यदि वो बैंक रॉबरी करेगा तो पैसा ढेर सारा मिल जाएगा, है ना, या शेयर मार्केटिंग में, या बूथ कैप्चरिंग में, या घुड़सवार घुड़दौड़ में, या कोई माल को बेच के, या किसी के माल को छीन के। इसके पीछे ध्येय क्या है? इसके पीछे ध्येय है कि वो चीज उसको मिल जाए, या उस संपत्ति को प्राप्त कर ले, या उसको पाने से उसको कितना लाभ प्राप्त होने वाला, वो ध्येय है उसका। और वो ध्येय है, इसलिए उसका इंटेंशन बना के उसको मैं लूट लूं, उसको घसोट लूं, उसको छीन लूं, उसको मार दूं, वगैरह वगैरह। ध्येय सरल, जटिल या एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे दुश्मनी का बदला लेना है, संपत्ति को हड़प करना है, घर में घुसकर चोरी करना है, कारखाने से माल को चोरी करके बेचना है। इन सब के पीछे ध्येय क्या है कि उसको जो
प्राप्त होने वाला धन है वो उसको कहीं ना कहीं सुखद होगा, उसको अच्छी स्थिति में लेके जाएगा, और वो जो दिवा स्वप्न है उसका, वो उसका इंटेंशन बना देता है और उस दिशा में काम करने के लिए उसको अग्रसर करता है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? इंटेंशन हो गया, इसको हम कहते हैं मोटिव कह सकते हैं, आशय कह सकते हैं, हेतु कह सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ? आशय में कोई दिक्कत है, इंटेंशन में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम दूसरे पॉइंट पे चल जाते हैं, और दूसरा पॉइंट आता है प्रिपरेशन का, जिसको हम कहते हैं तैयारी। अभी तक कोई भी क्राइम नहीं हुआ है, क्योंकि इंटेंशन अपने मन में है, मानसिक स्थिति में है, और मन में विचार कर सकते हैं, और मन में विचार आदमी कुछ भी करता रहता है। और मानसिक स्थिति में मैंने आपको बताया था शायद कि एक व्यक्ति एक क्षण के लिए भी विचारों से बाहर नहीं जा सकता, लगातार मन में कुछ ना कुछ विचार चलता रहता है। लोगों को देख के, व्यक्तियों को देख के, अकेले में, एकांत में, परिस्थितियों को देख के कुछ ना कुछ मन में लगातार चलता है। और तो और सोते समय भी कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलता है कि नहीं? साउंड स्लीप जिसको कहते हैं, वो छोड़ दिया जाए तो हर समय व्यक्ति कुछ ना कुछ लगातार सोचता रहता है। मैंने आपको कहा था, यदि आप 15 मिनट के लिए एक कमरे में बंद हो जाएं और 15 मिनट में आने वाले विचारों को बिना रोक टोक के लिखें, किसी को दिखाना नहीं है, बाद में आप उसको फाड़ देंगे, नष्ट कर देंगे, तो आप पाएंगे कि दुनिया का कौन व्यक्ति है खतरनाक, ये क्या क्या सोचता है, बताइए। तो ये हालत है। तो इंटेंशन हो गया। अब उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे नहीं तो अभी तक कोई अपराध नहीं हुआ। व्यक्ति खूब सोचता रहे कि मैं सारी संपत्ति छीन लूं, सबको मार दूं, पूरी दुनिया को खत्म कर दूं, बम पटक दूं, परमाणु बम पटक दूं, तो कोई अपराध किया क्या उसने अभी तक? उसने अभी तक कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि सब मन के अंदर चल रहा है, और मन में वो पूरा संसार बना दे, बिगाड़ दे, नष्ट कर दे, पूरी पृथ्वी को पानी में डुबा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी सब मन में है। लेकिन तैयारी की बात आ रही है, अब प्रिपरेशन की बातें आ रही है, और प्रिपरेशन किस हेतु से हो रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था शायद कि कुछ तैयारियां भी दंडनीय हैं, अदरवाइज तैयारी भी दंडनीय नहीं है। कुछ मामलों में, जैसे राज्य या स्टेट के विरुद्ध अपराध, या स्टेट से जो शांति संबंध रखने वाले देश हैं, उनके कार्य क्षेत्र में या उनके स्थान क्षेत्र में उपद्रव या आगजनी या राजद्रोह संबंधित जो अपराध हैं, उनकी तैयारी दंडनीय है। इसके अलावा डकैती की तैयारी भी दंडनीय है, क्योंकि डकैती की तैयारी में आपको पता है डकैती कैसे हो सकती है। डकैती करने के लिए क्या क्या आवश्यक है? 5 या 5 से अधिक, है ना। 5 लोग भी हैं तो भी डकैती कहलाएगी। और डकैती करने के लिए आदमी हथियार तैयार करेगा, और हथियार साथ में रखना अवैधानिक है। यदि आपके पास लाइसेंस नहीं है, और लाइसेंस है भी, तो एक साथ 5 लोग यदि हथियार रख रहे हैं तो डेफिनेटली उससे बू आ रही है, गंध आ रही है, या उससे ऐसा आभास हो रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। मान लो 5 व्यक्ति, कोई बॉम्ब इकट्ठा कर रहा है, या कोई कारतूस ला रहा है, कोई खाद्य सामग्री इकट्ठी कर रहा है, और कोई पेट्रोल इकट्ठा कर रहा है। मतलब सीधी बात है, वो डकैती करने से संबंधित कोई भी चीजें इकट्ठी कर रहे हैं तो डकैती की तैयारी भी दंडनीय है। सामान्य रूप से तैयारी तो नहीं है, क्योंकि तैयारी तो है। मान लो हो सकता है तैयारी करते करते वो तैयारी करे, उसका उपयोग ही नहीं करे। मान लो कोई व्यक्ति पेट्रोल ला रहा है घर के लिए, रस्सी ला रहा है, अन्य सामग्री ला रहा है, गैस इकट्ठी कर रहा है, या कुछ भी इकट्ठा कर रहा है घर में, तो बस इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ भी से मतलब क्या, ऐसा नहीं कि आपका उससे कुछ भी इकट्ठा कर लिया। मतलब NDPS एक्ट में यदि अवैधानिक है, या कोई नार्को ड्रग्स से संबंधित चीजें हैं जिनकी जो मात्रा निश्चित है उससे अधिक मात्रा इकट्ठी कर ली है, तो फिर वो अपराध की श्रेणी में अलग चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे सामान्य चीजें, जैसे पेट्रोल है, भाई लगता है गाड़ियों में, पेट्रोल की वो कैन भरवा के लाया है, 1 से ज़्यादा 2 सिलेंडर घर में भर के रखे हैं, रस्सी भी वो लेके आया है, डंडा भी लेके आया है, घर में डंडा भी लगता है, मतलब सब चीजें घर में लगने वाली हैं वो लेके आया है। तो जब तक उससे कुछ किया ना जाए तब तक अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तैयारी मतलब प्रिपरेशन, किसी अपराध को करने का निश्चय या भावना अपराध की तैयारी को प्रेरित करती है। जैसे किसी व्यक्ति के घर में आग लगाने के उद्देश्य से अभियुक्त द्वारा माचिस, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि एकत्र करना तैयारी में आता है। भाई मान लो उसने माचिस इकट्ठी कर ली, एक माचिस बहुत है, मिट्टी का तेल इकट्ठा कर लिया, पेट्रोल इकट्ठा कर लिया, और ये सब तैयारी में आ गया। लेकिन यदि मुझे बताओ, यदि उनका उपयोग नहीं करेगा तो माचिस है, मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, हालांकि पेट्रोल को भी कैन में रखने का नियम नहीं है, लेकिन रखा भी है, तो वो ये कह सकता है कि मुझे गाड़ी में डालना पड़ता है और कभी खत्म हो जाए तो उसका उपयोग कर सकता हूं मैं। अभी तक कोई अपराध नहीं हुआ। और यदि वह उस घर में आग लगा देता है तो तैयारी सुसंगत तत्व होता है। यदि वो उनका उपयोग करके उस घर में आग लगा देता है जिसमें लगाना चाहता था, तो अब वो तैयारी जो है अब यहाँ रिलेवेंट हो जाएगी और साक्ष्य में ग्राह्य करने लायक हो जाएगी कि हाँ मैंने देखा था, हाँ मैंने सुना था, पेट्रोल इकट्ठा कर रहे थे,
वो माचिस इकट्ठी कर रहे थे, एक कहेगा हाँ मैंने उसको उसकी बुराई करते हुए सुना था, वो उससे बहुत नाराज था। ये सब जो फैक्ट हैं ये सब रिलेवेंट हो जाएंगे इस हेतु से कि आग लगा दी गई है, तब बाद में ये उपयोगी हो सकते हैं। लेकिन यदि आग ना लगाई जाए तो सब हवा में बातें हैं, सिर्फ फैक्ट ही फैक्ट हैं, और फैक्ट अकेले कोई काम के नहीं होते जब तक कि उनका कोई से संबंध ना हो। तो बात यहाँ हो जाती है, तो तैयारी सुसंगत तथ्य होता है, लेकिन तैयारी मात्र से किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उस कृत्य को ना किया जाए। प्रिपरेशन किसी व्यक्ति को दंडनीय नहीं बनाती है, किसी अपराध की श्रेणी में नहीं लाती है। लेकिन मैंने जो आपको बताए थे वो इसमें नहीं लिखे, लेकिन वो ऐसा है। थर्ड पॉइंट है अटेम्प्ट। अब प्रयास की बारी आती है। प्रयास की बारी, आपको पता है सारे प्रयास दंडनीय है, लेकिन एक महिला सुसाइड करने के लिए दौड़ रही है और दौड़ते दौड़ते जा रही है और कुएं में कूदने वाली है, और कुएं में कूदने से पहले उसका मन बदल जाता है, वो नहीं कूदती है, तो उसने कोई अपराध किया? अभी उसने कोई अपराध नहीं किया। या लोग उसे पकड़ लेते हैं कूदने से पहले, तो भी उसने कोई अपराध नहीं किया। अच्छा, ये हो गया कि प्रयत्न दंडनीय नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से सारे प्रयत्न दंडनीय होते हैं, लेकिन ये प्रयत्न जो है दंडनीय नहीं है। लेकिन एक ऐसा अपराध भी है जिसमें प्रयत्न तो दंडनीय है लेकिन अपराध दंडनीय नहीं है। ऐसा कौन सा अपराध है? बिल्कुल सही कहा, सुसाइड में व्यक्ति मर गया तो दंड किसको दोगे? एक बात, और प्रयत्न उसका दंडनीय है। जैसे कि वो कह रहे हैं महिला जा रही थी दौड़ लगाती लगाती, वो कूदने वाली है, यदि कूदते समय लोगों ने पकड़ा है तो अपराध तो कोई नहीं हुआ, लेकिन सुसाइड का अटेम्प्ट तो हो ही गया ना। और अटेम्प्ट हुआ है, पता पड़ा कि कूदने वाली थी, लेकिन वो कहां पकड़ ली इनने? कुएं से दूरी पकड़ ली। तो कैसे सिद्ध करोगे तो कूदने जा रही थी? वो तो कह सकती थी कि मैं तो देखने जा रही थी कुएं में क्या है, इसलिए दौड़ के भागी थी। हाँ, लेकिन वो कुएं की जो मैड़ होती है उसको ऊपर खड़ी होके कूदने की कोशिश कर रही थी और तब पकड़ लिया, या कूद गई वो उसमें और लोगों ने उसको निकाल लिया, बचा लिया, तब वो प्रयत्न है और कि भाई सुसाइड वो कर ली थी। कोई व्यक्ति जहर खाने के लिए जहर लाता है, खाया नहीं है, खाने वाला है, कोई अपराध नहीं हुआ, लेकिन खा लिया, लोगों ने बचा लिया, तब अटेम्प्ट का अपराध हुआ है। उसने खाया ही नहीं है, रखा हुआ है संभाल के, तो वो अभी तक कोई अपराध नहीं हुआ। लेकिन दूसरा अपराध तो हो ही गया कि भाई वो जहर रखा क्यों है, उसने जहर रखने का अपराध है ना। अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं। अब प्रयास जो है अपराध का तीसरा चरण है, और प्रयास शुरू करने से अपराध प्रारंभ हो जाता है, भले ही प्रयास पूरा हो या ना हो। आपराधिक प्रयासों के मामले में ध्येय को सुसंगत माना जाता है। जैसे मकान में आग लगाने का दुराशय रखने वाला व्यक्ति यदि कपड़े के चीथड़े मिट्टी के तेल से भिगोकर सुलगा लेता है तो वह आगजनी का प्रयास करने के अपराध में दोषी सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यदि उसने आग लगाई है चीथड़ों में और उसने एक डंडी में उन चप्पलों को बांधा हुआ है और उसमें तेल लगा के आग लगा भी ली है, तो अभी तक उसने अपराध नहीं किया, क्योंकि किसी को चीथड़े अपने डंडे में बांध के चीथड़े और मिट्टी का तेल लगा के आग लगाने में एक मसाल जैसा जला लिया, तो उससे क्या सिद्ध हो रहा है? कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन वो परिस्थितियां देखी जाएंगी। रात का समय है, रात के समय वो किसी के मकान के बगल में खड़ा होके एक डंडे में चीथड़े और मतलब चीथड़े से मतलब कपड़े बांध के और मिट्टी का तेल लगा के, पेट्रोल लगा के आग लगा के खड़ा है। इसका मतलब है उसका जो इंटेंशन है, जो दुराशय है, जो मेंसरिया है, वो ये है कि वो कुछ गलत करने वाला है। अब वो घर के बाहर खड़ा है या घर के प्रांगण के अंदर खड़ा होकर जला रहा है किसी के, तो वहां पे गाड़ियां भी खड़ी हैं, उसका घर भी है, तो कहीं ना कहीं शंका के घेरे में वो आ जाएगा और वो सस्पेक्ट में आ जाएगा। उस अटेम्प्ट में उसको हम ले सकते हैं कि वो आग लगाने आया था। इंपॉर्टेंट ये है। लेकिन कोई व्यक्ति रात के समय यदि मसाल लेके अपने घर के बाहर खड़ा है और वो खड़ा है सिर्फ, तो सिर्फ इस आधार पे कि उसको मसाल लेके खड़ा है और वो जलाने जा रहा है किसी के घर, तो पता ही नहीं है किसके घर जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, उस घर के आसपास या उसके घर में वो इस तरह की कार्रवाई करते हुए देखा जाए, पाया जाए, तो फिर अटेम्प्ट में आएगा, अदरवाइज वो अटेम्प्ट में नहीं आएगा। और लास्ट पॉइंट था इसका, अपराध का निष्पादन, एग्जीक्यूशन ऑफ क्राइम। भाई जब अटेम्प्ट किया और अटेम्प्ट पूरा हो गया, मतलब क्राइम पूरा हो गया, लेकिन अटेम्प्ट किया जा रहा है, तो प्रयास जो किया गया, यदि प्रयास पूरा नहीं हुआ तो अटेम्प्ट तो हो ही गया ना, तो अटेम्प्ट के लिए दंड मिलेगा। यदि पूरा हो गया तो अपराध के लिए दंड मिलेगा। तो ये एग्जीक्यूशन है। अपराध का पूर्ण हो जाना अपराध का अंतिम चरण है। अपराध का निष्पादन अभियुक्त को दंडित किए जाने का सशक्त आधार है, और उपरोक्त मामले में यदि अभियुक्त सुलगाए गए चीथड़ों से किसी के मकान में आग लगा देता है तो यह अपराध का निष्पादन होगा और उसके लिए उसे दंडित किया जा सकता है।